नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज दिन क्या है, आज है सोमवार और टाइम हुआ है 9 AM का। 9 AM का टाइम हुआ है, मंडे का दिन है और हमारी क्लास क्या है, हिंदी की, और चलती है टॉपिक वाइज। टॉपिक चला हुआ है हमारा स्वर। तो एक क्लास हमने स्वर की ले ली है, आज कोशिश करेंगे कि स्वर को हम खत्म कर दें, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुबह 6 बजे वाली क्लास आप लोगों ने ले ली होगी। मैडम की बहुत मेहनत से मैडम पढ़ाती है और आप लोग लीजिए और देखिए कैसा पढ़ाती है मैडम, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक स्वर। और स्वर में हम पढ़ रहे थे, आपका लास्ट टाइम हम गए हुए थे कि मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, मात्रा के आधार पर, ठीक है ना। अब देखते हैं, मैंने 2 बताए थे, मैं थोड़ा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस दिन एक्सप्लेन नहीं हुआ था इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने करा दिया था, दोबारा से सब कुछ नहीं बताऊंगा इसमें मैं, कि मैं दोबारा से बिल्कुल शुरू से बताऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आधा घंटा मिलता है और आप लोग अगर किसी की क्लास छूट गई है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए एक बार, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 पर मैंने लिखा था अमात्रिक और नंबर 2 पर मैंने लिखा था मात्रिक। अमात्रिक स्वर और मात्रिक स्वर। अमात्रिक स्वर वे होते हैं जिनकी कोई मात्रा नहीं होती और मात्रिक स्वर वे होते हैं जिनकी मात्रा होती है, ठीक है ना, जिनकी मात्रा होती है। ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके मात्रिक स्वर है। कैसे, देखिए, अगर मैं कहूं राम, एग्जाम्पल बता रहा हूं राम, तो रे, इसका वर्ण विच्छेद कर दीजिए, रे प्लस आ प्लस मैं। क्या अभी भी कोई मात्रा बची हुई है राम में? नहीं बची, बची है दोस्तों ए की मात्रा, और इसे हम मैं के साथ लगी हुई है, इसलिए मैं के नीचे हलंत नहीं था। मैं का पूर्ण उच्चारण होता है। मैंने कहा था कि व्यंजन का उच्चारण तब पूर्ण होता है जब उसके साथ स्वर होता है। अब व्यंजन का उच्चारण पूर्ण नहीं हो रहा है क्योंकि अब इसमें स्वर हटा दिया है तो नीचे हलंत आ गया है, ये अपने अर्ध रूप में आ गया है ए को अलग करते ही। यहां पर ए इसमें था, इसलिए क्या था, ये आपका पूर्ण था। तो ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ए की मात्रा हमें दिखाई नहीं दे रही थी। आ की मात्रा थी तो हमें दिखाई दे रही थी, ठीक है ना, जैसे सीता, ठीक है। अब देखिए, ई की मात्रा होती है तो हमें दिखाई दे रही है, वर्ण विच्छेद करेंगे इसका, से प्लस कौन सा ई होगा, ये बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ई प्लस ते प्लस और आ। ये सभी मात्राएं हमें दिखाई देती है, हमारे सामने हैं, तो इसलिए हमने इनका वर्ण विच्छेद किया आसानी से, क्योंकि मैंने कहा है ये मात्रिक है। क्या आ की मात्रा को आप नहीं जानते? ई की मात्रा, बड़े ई की, ऊ की, बड़े ऊ की, ए की, री की, औ की, ओ की, इन सब की मात्रा आप जानते हो, आपने देखी हुई है, हर एक शब्द के ऊपर इनकी मात्रा लगी होती है। लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती। एकमात्र स्वर ऐसा होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, वो होता है ए। क्या होता है? ए होता है, ठीक है ना, क्या होता है? ए। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो करंट में हम पढ़ेंगे आज। हमारा टॉपिक आपका स्वर में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया है कैसे होता है, उच्चारण काल के आधार पर या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर। लिखिए, उच्चारण काल के आधार पर या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर। स्वर के भेद। नंबर 1 पर लिखिए, आपका क्या होगा? ह्रस्व स्वर। क्या होगा? 3 प्रकार होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 पर लिखिए ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पर लिखिए दीर्घ स्वर, और नंबर 3 पर क्या लिखेंगे आप लोग? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। देखिए, आप लोगों को ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, यही सब आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, ह्रस्व स्वर क्या होता है? इसे ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक, और आपका प्लुत स्वर को आपका क्या होता है? प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक।
क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक। ऐसा क्यों है, देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पर डालिए हसु स्वर। हसु स्वर इसे क्या कहते हैं, एक मात्रिक। ठीक है, हसु स्वर या एक मात्रिक। मैंने क्या कहा था, आपकी मेन हेडिंग क्या थी, मेन हेडिंग थी आपकी मात्रा काल के आधार पर स्वर के भेद, अर्थात मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद। हमने देखा नंबर 1 पर हसु स्वर, जिसे एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। कह सकते हैं एक मात्रा के बराबर समय लगता है, एक मात्रा के बराबर, एक मात्रा के बराबर समय लगता है। क्या लगता है, एक मात्रा के बराबर समय लगता है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, ये 4 है, ए, ई, उ और री। क्या है आपके, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। कितनी, ए, ई, उ और री। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मूल स्वर। मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, पहली क्लास में मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ा दिया है, किसी की छूट गई है तो जाके देख लीजिए। तो ए, ई, उ और री, इन्हें हस स्वर कहते हैं। इनमें एक मात्रा के बराबर समय लगता है। कितना, सिर्फ एक मात्रा के बराबर समय लगता है। कारण, क्योंकि ए सिर्फ ए से मिलकर बना है, ई से, उ से और आपका री सिर्फ री से। तो इसकी भी एक मात्रा, इसकी भी ये अमात्रिक होता है, लेकिन समय लगाता है एक मात्रा के बराबर ही। जो मात्रा हमें दिखाई नहीं देती वो व्यंजन के साथ मिक्स हो जाती है, लेकिन होती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, आपका इनमें एक मात्रा के बराबर समय लगता है। अब बात करते हैं हम लोग, क्या आपका हस्व स्वर देख लिया हमने, अब बात करते हैं हम आपका दीर्घ स्वर के बारे में। क्या, दीर्घ स्वर के बारे में। नंबर 2 पर लिखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ठीक है। अब देखिए, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विमात्रिक। ठीक है, द्विमात्रिक कहेंगे इसे। क्यों, क्योंकि इन स्वर के उच्चारण में, इन स्वर के उच्चारण में हस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। इन स्वर के उच्चारण में हस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, या हम कह सकते हैं 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। सॉरी, 2 मात्रा के, 3 के नहीं, 2 के, 2 मात्रा के बराबर समय लगता है। देखिए, दीर्घ स्वर के उच्चारण में हस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। कारण, क्योंकि इसमें जो समय लगता है वो 2 मात्रा का समय लगता है, जबकि हस्व स्वर में सिर्फ 1 मात्रा के बराबर समय लगता है। अगर इनकी बात करता हूं मैं कि ये कौन कौन से होते हैं, तो इनके बारे में लिख लीजिए। इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं। इनका एक अन्य नाम है, इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, हस्व स्वर को और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, लिख लीजिए आपका आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ, औ।
ठीक है, आगे समझ में, ये क्या है आपके, ये सभी के सभी आपके दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। क्यों? इनमें दो मात्रा के बराबर समय क्यों लगता है? देख लीजिए, मैंने ये बात आपको पहले भी समझाई थी कि इसमें दो मात्रा के बराबर समय क्यों लगता है। आ बना है ए प्लस आ से, तो एक मात्रा इस है की, एक इस है की, तो दो मात्रा के बराबर समय लगेगा बोलने में। आपका ये ई प्लस ई से बना तो दो मात्रा हो गई, एक इसकी मात्रा और एक इसकी मात्रा। ऊ की बात करूं तो ऊ प्लस ऊ से बना एक इस ऊ की मात्रा और एक इस ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया? ये भी आपका क्या हो गया? दो मात्रा। अगर ए की बात करता हूं तो ए प्लस ई से बनेगा ए, तो क्या हो गया आपका? ये भी एक मात्रा इसकी। ऐसे ही सभी बने हुए हैं, उन सभी में दो मात्रा के बराबर समय लगता है, क्योंकि एक मात्रा ए की हो गई, एक ई की हो जाती है, तो क्या हो गया? दो मात्रा। अगर आ की बात करता हूं, एक ए इस ए की मात्रा और एक इसकी मात्रा, तो कितनी? दो मात्रा हो जाती है। तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा के बराबर समय लगता है। आ गया समझ में? अब बात करते हैं हम लोग प्लुत स्वर की। नंबर 3 पर हम लिख लेते हैं प्लुत स्वर, उन्हें त्रिमात्रिक कहा जाता है। अब तो समझ गए त्रिमात्रिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में तीन मात्रा के बराबर समय लगता है। इनके उच्चारण में तीन मात्रा के बराबर समय लगता है। मात्रा के बराबर समय लगता है। इन स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा के बराबर समय लगता है। कैसे? देख लीजिए। वैसे अधिकतर इनका प्रयोग हम नाटक में करते हैं। जैसे जब श्री राम वनवास को गए थे तो दशरथ जी ने कैसे पुकारा था? राम, है ना? जैसे जैसे संवाद में अक्सर हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे राम, जिसमें ये एस 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 सा लग जाता है ना, वहां पर हम क्या करते हैं? ये आपका प्लुत स्वर होते हैं। क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। यह इनका प्रयोग जब हम चिल्लाते हैं, जब हम क्या करते हैं? जब हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, जब हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, है ना? जब भी हम चिल्लाएंगे, जब भी हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जब हम रोते हैं तब भी प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। और दूर से किसी को पुकारते हैं, दूर से पुकारने पर, दूर से जब भी हम किसी को पुकारेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लुत स्वर का। ठीक है ना? जैसे अगर मैं दूर से पुकारूं, मुझे आवाज देनी है क्या? गौरव। अगर बहुत दूर है गौरव कहीं, तो मैं आवाज दूंगा गौरव, है ना? मैं खींच दूंगा, क्या करूंगा? वर्ड को खींच दूंगा ताकि मेरी आवाज दूर तक चली जाए, है ना? ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सके। तो इनमें हम क्या करते हैं? हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। अगर मुझे दूर के किसी को, मान लो कोई खेत में है और खेत में होता है ऐसा कि हम एक खेत में और हमें कहीं 12 पे आवाज देनी किसी को, जानते हो 12 किसे कहते हैं? तो 12 पे आवाज देनी, तो दूर से आवाज देते हैं, आवाज देते हैं। मान लो उसका नाम क्या है? राम। तो हम क्या करते हैं? राम, ऐसे खींच के बोलते हैं ना। तो वहां पे क्या होता है? हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। रोते हुए हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। चिल्लाते हैं हम जब भी हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे समझ में? और अधिकतर नाटकों के संवाद में हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं जब भी कोई करुण वेदना होती है। क्या भाई? दशरथ जी रो ही तो रहे थे जब राम को पुकारा था दशरथ जी ने, तो वो रो ही तो रहे थे कि मेरा राम कहां चला गया, है ना? और तो वो क्या था? प्लुत स्वर। किसका प्रयोग करते हैं? प्लुत का। तो तीन मात्रा के बराबर इसमें समय लगता है। उसमें हस्व स्वर में दो मात्रा, दीर्घ स्वर में हस्व स्वर में एक मात्रा के बराबर, प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर में दो मात्रा और प्लुत स्वर में तीन मात्रा के बराबर। कैसे लगा? आपको समझा दिया है, मैंने बता दिया है कि कैसे इनमें दो मात्रा का प्रयोग हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आ ए प्लस ए से मिला है, एक ए की मात्रा, एक दूसरे ए की मात्रा, दो मात्रा का समय, और वहां पर सिर्फ ए है तो एक मात्रा का समय लगता है। क्या लगता है? एक मात्रा के बराबर समय लगता है। अब हम देखते हैं आपका जीव के प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना? जीव की स्थिति के आधार पर या जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? तो चलिए लिखिए, जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। नंबर 1 पर लिखिए अग्र स्वर, नंबर 2 पर लिखिए मध्य स्वर, और नंबर 3 पर जब अग्र हो गया, मध्य हो गया, तो क्या बचा? पश्च स्वर।
ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट याद करोगे तो आपसे एग्जाम में यहीं से पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा यहां से, ठीक है ना। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर अगर बात करूं तो उच्चारण में मुंह के आगे के भाग में जीभ जाती है, जैसे ई ए, क्या करेंगे, ई ए लिखिए आपका, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। आगे समझ में, अग्र स्वर होते हैं। याद करने के लिए बता देता हूं, अग्र स्वर जब भी मां दवाई देती है तो जीभ के कौन से भाग पर रखती है, अग्र भाग पर रखती है। और हमारे मुंह से क्या निकलता है जब हम कड़वी दवाई पीते हैं, ई करते ना, ए ये करते ना। तो याद करने के लिए बता रहा हूं, बस याद कर सकते हो कि मां जब दवाई देती है तो हम अग्र स्वर का प्रयोग करते हैं, दोनों ई और दोनों ए का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर बात करूं मैं आपकी मध्य स्वर की, मध्य स्वर एक ही होता है बस, उसे बोलते हैं ए। जैसे ए मात्रिक स्वर भी ए ही होता है, उसी प्रकार मध्य स्वर भी ए होता है। क्या होता है, ए ही होता है। अगर बात करूं इसके बारे में डेफिनेशन जानना चाहो तो जीभ जो है ए का उच्चारण करते समय हमारे मध्य भाग में, मुख के मध्य भाग में रहती है। ए क्या रहती है, ए बोल के देख लीजिए इसमें क्या है। ये तो यार आपके प्रैक्टिकल है। ए ई ए जीभ अग्र भाग में आ जाती है और जीभ फिर मध्य भाग में चले जाती है जब हम आ का उच्चारण करते हैं, किसका, ए का उच्चारण करते हैं। अब बात करते हैं पश्च स्वर की। अब जितने बच गए वे सभी के सभी आपके पश्च स्वर होते हैं। क्या होते हैं, आपके पश्च स्वर होते हैं। जैसे आ, उ, ये बच गए ना भाई, आप बच गया, उ बच गया, उ बच गया, ओ और औ बच गया। क्या बच गया, ओ और औ बच गया। ये सभी क्या है, आपके पश्च स्वर होते हैं। इसकी डेफिनेशन भी वही होगी, इनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के पश्च भाग को स्पर्श करती है या पश्च भाग में रहती है, ठीक है ना। क्योंकि ये चीजें वे है जो आपको सिर्फ डायरेक्ट याद कर लेनी है। आपसे एग्जाम में यही से पूछ लेगा कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर होते हैं ये, मध्य स्वर ए और पश्च स्वर बचे हुए सारे पश्च स्वर होते हैं। क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। अब बात करते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर। क्या, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है ना। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के भेद लिख लीजिए। मुख द्वार के स्वर के भेद। मैं भी चाह रहा हूं कि ये टॉपिक आज खत्म कर दूं, क्योंकि फिर हम व्यंजन शुरू कर देंगे, एक और क्लास इसमें ना लेनी पड़े, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आपका विवृतमुखी, नंबर 1 पर क्या है, विवृतमुखी। भाई मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है ना। अब पहले हम आपका विवृत को बाद में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम देखेंगे आपका समवृत को। नंबर 1 पर आप डालिए क्या, समवृत। क्या डालिए, समवृत, ठीक है ना। क्या करेंगे, समवृत स्वर को पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर हमारा मुख कितना खुलता है किस स्वर के उच्चारण में, तो क्या होगा, नंबर 1 पर लिखिए संवृत स्वर। क्या, संवृत स्वर। जब हमारा मुख पूरा बंद होता है, मुख पूरा बंद होता है, मुख पूरा बंद होता है, ठीक है। संवृत स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा बंद होता है। क्या होता है, पूरा बंद होता है, ठीक है ना। और हमारे दांत, ऊपर नीचे वाले दांत आस पास आ जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा पास। उच्चारण करके खुद देख लीजिएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये होते हैं आपके ई, बड़ी ई, उ और उ। देख लीजिए, छोटी ई, बड़ी ई, उ और उ संवृत होते हैं। क्या होते हैं, संवृत स्वर होते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए कैसे उच्चारण करें। मैंने कहा है कि मुख हमारा पूरा बंद होता है और हमारे दोनों दांत ऊपर वाले और नीचे वाले आस पास आ जाते हैं। कैसे, देखिए, ई उ उ हो गया, ई उ। मुख बंद है और हमारे दांत आस पास आ गए हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नंबर 2 पर अर्ध संवृत स्वर।
क्या हो गया? अब हम देखते हैं आपका अर्ध संवृत स्वर। भाई जिसके नाम से पता चलता है अर्ध संवृत स्वर। भाई अर्ध संवृत का मतलब मुख आधा बंद होता है। क्या होता है यहाँ पे? मुख क्या है? मुख पूरा बंद था। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर मुख पूरा बंद था, ठीक है ना, और यहाँ पर आधा बंद होता है। मुख आधा बंद होता है, ठीक है, मुख आधा बंद होता है। अर्ध संवृत, संवृत पूरा मुख बंद, अर्ध संवृत आधा मुख बंद होगा। क्या होगा? आधा मुख बंद होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे अर्ध संवृत कैसे होगा? जब हमारा मुख आधा बंद होता है। इसमें कौन कौन से स्वर होते हैं? आपका ए और ओ, ठीक है। कौन कौन से होंगे? एक तो आपका ए हो जाएगा और एक ओ हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा मुख आधा बंद होता है, आधा खुला सा रहता है। देखिए ए ओ, ए ओ, ए ओ, खुद बोलिए और देख लीजिए, हमारा मुख आधा बंद होता है। अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। और याद करने वाली चीज है यार, आराम से हम लोग चाहे तो इसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या था? हमारे दांत दोनों आपस में मिल सी जाते थे, बहुत कम गैप होता था। लेकिन यहां पर अर्ध संवृत में हमारे दांतों के बीच थोड़ा गैप बढ़ जाता है, क्योंकि मुख थोड़ा सा खुल जाता है। तो क्या हो गया? अर्ध संवृत स्वर हो जाता है। अब हम देख लेते हैं आपका क्या हो गया? संवृत और अर्ध संवृत हो गया। हम बात कर लेते हैं आपका क्या? आपका अभी हम बात करते हैं विवृत के बारे में। नंबर 3 पर हम लिखेंगे विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होते हैं? जब हमारा मुख पूरा खुला होता है। विवृत स्वर के उच्चारण में मुख पूरा खुला होता है, मुख पूरा खुला होता है। मुख पूरा खुला होता है, एकमात्र होता है आ। आ, सिर्फ आ का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुला होता है। आ आ आ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अर्ध विवृत। अर्ध विवृत की नंबर 4 पर देख लेते हैं। अर्ध विवृत, मुख आधा खुला होता है। क्या होता है? मुख आधा खुला होता है। क्या होता है? हमारा जो मुख है वो आधा खुला होता है। कौन कौन से होते हैं? ए आओ, ये होंगे ना, ये बचे थे ए आओ, ठीक है। याद कर लीजिए, आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें कुछ डिफरेंस भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा कोई आपकी रॉकेट साइंस है। देखिए मुख द्वार के खुलने के आधार पर संवृत, जब मुख पूरा बंद होता है। ई उ उच्चारण करके देख लीजिए यार। अर्ध संवृत, अर्ध संवृत का मतलब होता है मुख आधा बंद होता है। ए दांत थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका विवृत स्वर। मुख पूरा खुला होता है, पूरा आ एकमात्र स्वर होता है आ, विवृत। अर्ध विवृत मुख आधा खुला होता है, ए ओ, ठीक है। हो गया आपका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट हमारा होगा होठ की आकृति के आधार पर। क्या होगा? होठ की आकृति के आधार पर, ठीक है। होठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। होठों की आकृति के आधार पर हम देखेंगे। होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। होठों की आकृति के आधार पर वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी दो ही होते हैं। वृत्तमुखी और नंबर 2 पर है अवृत्तमुखी। बहुत आसान है, ये वाले तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वृत्तमुखी जब हमारा मुख गोल हो जाता है और अवृत्तमुखी जब हमारा मुख गोल नहीं होता है, ठीक है। देख लीजिए, वृत्तमुखी होठ का गोल होना। जब होठ के बारे में देख रहे हैं तो होठ के देखेंगे, होठ का गोल।
वृत्तमुखी में क्या होता है, हमारे होठ जो है वो गोल हो जाते हैं इन सब का उच्चारण करने के लिए, और अवृत्तमुखी में हमारे होठ गोल नहीं होते। तो वृत्तमुखी में देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, आप उच्चारण कर लीजिए, होठ गोल होंगे, ऊ ऊ ओ औ, बस भाई होठ गोल करके देख लीजिए आप लोग, पता चल जाएगा किसका उच्चारण कर सकते हैं। ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ और औ, बस यही है ऐसे जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल हो जाते हैं। और अब देख लीजिए, अब मैं करता हूं अवृत्तमुखी, अर्थात हमारे होठ गोल नहीं होंगे। देखिए ए, क्या गोल हुए, ए चपटे हो गए, ए आ ई ऊपर नीचे हो गए, ठीक है, ए। अब देख लीजिए आप लोग, क्या हमारे होठ गोल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और क्या हो गए, नहीं हुए ना, तो हमारे होठ गोल नहीं होते। लेकिन ऊ ओ होठ बिल्कुल गोल हो जाते हैं, तो इन्हें याद करने की जरूरत नहीं होती। ये तो सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल है, करके देख लीजिए, याद हो जाते हैं बहुत आसानी से ये तो, ठीक है। अब हम देखते हैं वायु के निकलने के स्थान के आधार पर, वायु के निकलने के स्थान के आधार पर कुछ एक्स्ट्रा है आपके लिए, ये आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। वायु के निकलने के आधार पर हम देखते हैं, वायु के निकलने के आधार पर निम्नुनासिक और आपके निम्नुनासिक स्वर लिख लीजिए, टाइम कम है। वायु के निकलने के आधार पर वायु के निकलने के आधार पर स्वर के भेद क्या होंगे, वायु के निकलने के आधार पर स्वर के भेद हम लोग समझते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण में नंबर 1 पर लिखिए निर्नुनासिक, नंबर 1 पर लिखिए निर्नुनासिक। क्या हो गया, निर्नुनासिक। इनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, क्या होती है, इनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। क्या होती है, हवा केवल मुख से निकलती है, ठीक है ना। इनका उच्चारण जब भी हम करते हैं हमारे मुख से हवा निकलती है, ठीक है, पर नाक से नहीं निकलती। उच्चारण की अगर बात करता हूं, सभी स्वर देख लीजिए, सभी स्वर जितने स्वर है, आ ए आ ई ऊ ओ औ है ना। अब अंग और ए मत लगा देना, वो आगत ध्वनियां हैं, स्वर में काउंट नहीं होगी। ए आ ई ऊ री ए ओ औ, किसी का उच्चारण करते समय हमारे नाक से वायु नहीं निकलती, सिर्फ हमारे मुख से निकलती है, तो निर्नुनासिक। क्या हो गया, निर्नुनासिक। नंबर 2 पर लिख लीजिए आप लोग, निर्नुनासिक के बाद अनुनासिक। क्या होते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। भाई अनुनासिक बहुत आसान है, अनुनासिक बहुत 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 ज्यादा आसान है। अनुनासिक वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है, लिख लीजिए यहां पर, मुख प्लस नाक दोनों से वायु निकलेगी। वायु मुख और नाक दोनों से निकलेगी दोस्तों। कहां से निकलेगी, वायु मुख और नाक दोनों से निकल जाती है, ठीक है। वायु मुख और नाक दोनों से निकलेगी। अनुनासिक में क्या होगा, अनुनासिक में वायु मुख और नाक दोनों से निकलेगी। और याद रखना, इन शब्द के ऊपर, इनके ऊपर चंद्र बिंदु होता है। अगर जैसे की बात करूं, जैसे, तो जैसे में आप लोग देख लीजिए, अभी दिखा देता हूं मैं। इन शब्द के ऊपर क्या होता है, इन शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु होता है। जैसे चांद, चांद सा मुखड़ा बांध, ये सब क्या है, ये सभी के सभी आपके क्या है, अनुनासिक होते हैं। निर्नुनासिक जिनको उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु निकलती है, नाक से नहीं निकलती, सभी स्वर इसमें आ जाते हैं। अगर बात करो अब शब्दों में आ जाते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ शब्द का प्रयोग हो जाता है अनुनासिक में। अनुनासिक में वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है अनुनासिक में, और ऊपर क्या लगा होता है, चंद्र बिंदु लगा होता है। क्या लगा होता है, चंद्र बिंदु लगा होता है। क्या लगा होता है, चंद्र बिंदु लगा होता है। एक और रह गया अनुस्वार। अनुस्वार मैं बता देता हूं, कल करा दूंगा, थोड़ा सा है। इसमें वायु केवल नाक से निकलती है, मुख से नहीं निकलती, और ऊपर अंग की बिंदी लगी होती है। जैसे अंग भंग दंग जंग,
ये क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों। सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास है, डेली जाके वहां पे लीजिए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए क्लास को, ये आपकी जिम्मेदारी है। और दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के सभी के लिंक दिए। पीडीएफ चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं।